प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं, जो कि खुद एक एक्स मुस्लिम हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। वो काफ़ी अरसा फेसबुक पे एक्टिविस्ट रहे हैं और इन्होंने अब रिसेंटली ये प्लान भी किया है कि जल्द ही यूट्यूब चैनल भी शुरू करेंगे। अभी उन्होंने प्रॉपर्ली शुरू नहीं किया, उस पे कोई अभी तक वीडियो नहीं है, इन्होंने जस्ट बनाया है, लेकिन इनका प्रोग्राम है आगे यूट्यूब पे भी एक्टिविज़्म करने का। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस ये करेंगे कि जो मोस्टली एक्स मुस्लिम्स हैं, वो क्लोजेटेड क्यों हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविस्ट इस वक़्त आपको नज़र आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो लोग अभी तक अपना फेस हाइड करते हैं। इसकी क्या वजह है? और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारे डिस्को मौलवी भाई साहब के बारे में, जो इनके चैनल का नाम है, इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलें आएँ, शुरू करते हैं इनसे बातचीत। तो सबसे पहले जी बहुत ज़्यादा वेलकम है आपका, बहुत ज़्यादा खुशामदीद है आपको। डिस्को मौलवी साहब कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? होपफुली हमारे सब व्यूअर्स भी अच्छे होंगे और आप भी अच्छे होंगे। होपफुली सारे ठीक हैं। एक्स मुस्लिम्स की वीडियो सुन के भी सारे खैरियत से हैं। जी, जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताएँ सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड बताएँ कि आपका क्या बैकग्राउंड है और इस्लाम से आप कैसे बाहर आए? बेसिकली मैं जानता हूँ आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में खुद बताएँ और फिर फर्दर हम आपकी एक्टिविज़्म पे भी आते हैं। बिल्कुल। अ, मेरा बैकग्राउंड ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ। पाकिस्तान में बॉर्न हुआ और काफ़ी अरसा वहाँ गुज़ारा। अभी तो ख़ैर मैं बाहर हूँ, लेकिन बहुत लंबा अरसा मैंने पाकिस्तान में गुज़ारा है और उसके बाद मैं बाहर आया हूँ। और सिमिलर इसी से कि मैं इस्लाम में भी काफ़ी अर्सा गुजार के इस्लाम से बाहर आया हूँ। बाकी एजुकेशन वाइज मैंने मास्टर्स किया हुआ है और अ, मेरा बैकग्राउंड है टेक्निकल किस्म का थोड़ा सा और साइंस सब्जेक्ट्स और काफ़ी सारी और चीज़ें मैंने स्टडी की हैं। रिलीजन को भी काफ़ी स्टडी किया था, लेकिन नॉट इन द बुकिश डिटेल्स। मैं ज़्यादातर लॉजिकल और फिलोसॉफिकल सेंस में देखता हूँ चीज़ों को और उससे अपने रिजल्ट्स बनाता हूँ। तो यही मेरा तरीक़ाकार है बेसिकली। हुँ। अच्छा, अब मेरे ज़हन में ये बात है कि आप जब पाकिस्तान में रहते थे और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का एक रिलीजियस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में आपने कैसे ये चीज़ सोची कि भई इस रिलीजन में प्रॉब्लम्स हैं और आपको इसको फ़ॉलो नहीं करना चाहिए? ऐसा है कि जब मैंने होश सँभाला, जब मैं पैदा हुआ, उन दिनों अभी तक ये ख़ादिम रिज़वी वाला इस्लाम मौजूद नहीं था। हुँ, हुँ। ज़िया-उल हक़ का इस्लाम होल्ड ले रहा था, लेकिन मैं थोड़ा छोटे टाउन से हूँ, मैं बड़े सिटी में नहीं हूँ और अभी तक एटलीस्ट हमारे टाउन के अंदर ज़िया-उल हक़ साहब का लगाया हुआ जिहाद का पौधा जो था, वो इतना ज़बरदस्त और इतना ताकतवर नहीं हुआ था। वो रिक्रूटमेंट की हद तक होता था उनका एक्टिव काम, लेकिन वो एक आम आवाम के अंदर जो एक्सट्रीमिज़्म का एलिमेंट है ना, वो उस वक़्त इतना नहीं था। उस वक़्त तक आम आवाम के हुँ, अंदर हुँ। जो है निस्बतन बड़ी टॉलरेंस होती थी और अगर आप मतलब उससे थोड़ा-सा और पीछे चले जाएँ, लाइक 50s में चले जाएँ, 60s में चले जाएँ, तो उस वक़्त तो पाकिस्तान ये होता था कि ठीक है भई, अगर किसी ने नहीं जाना मस्जिद नहीं जाना, जिसने जाना है वो चला जाता है, जिसने नहीं जाना होता उसके सर नहीं हो जाते, उसको पकड़ नहीं लेते लोग कि भाई तू क्यों नहीं जा रहा? क्या कर रहा है तू? किस तरह है? सवाब है, गुनाह है, ये है, वो नमाज रोज़ा और ये चीज़ें वैसी एक्टिविटी होती थी जैसे लाइफ की बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके अलावा फिर मेरा घर का एनवायरनमेंट, मेरे फादर एक ज़रा निस्बतन पढ़े लिखे शख्स हैं और उन्होंने जो मुझे मतलब शुरू से कुछ इस तरह से अपब्रिंगिंग मेरी हुई कि मैं बुक रीडिंग वगैरह में था थोड़ा बहुत और शायरी वगैरह और मतलब इस तरह की चीज़ें जो माइंड को खोलती हैं थोड़ा-सा इंसान के। तो फिर कौन-सी चीज़ ने आपके ज़हन में डाउट डाला? यानी कि आपके ज़हन में किस चीज़ ने सबसे पहले शक डाला कि इस्लाम ठीक नहीं हो सकता? देखें, ये इस तरह नहीं हुआ कि किसी चीज़ ने मुझे शक में डाला, बल्कि ये ऐसा हुआ है, मैंने इस्लाम को पूरी तरह से सच्चा दीन समझकर प्रैक्टिस करना शुरू किया और उसके मुतालिक मैंने पढ़ा और देखा और जाना, सोचा, समझा और उस पे बिलीव किया। हुँ। मैं रहीकुल मख्तूम जैसी किताबें पढ़ता था और मेरी आँखों से आँसू जारी होते थे और बड़ा मतलब मेरा डीप रिलीजियस बिलीफ होता था। लेकिन एक चीज़ मेरी अपब्रिंगिंग में ये थी कि मैं सच्चाई के ऊपर बहुत वो फ़ोकस्ड होता था कि भई व्हाट इज़ ट्रुथ, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ। जब आप ट्रुथ की बात करते हैं,
तब आप एक और लेवल पे देखते हैं। मतलब मैं ज़ाती तौर पे अगर बात करें तो मैं पाकिस्तानी लोगों को ये कहूँगा, जो लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एथियस्ट ना बने, इस्लाम ना छोड़ें, भाई अपने बच्चों को ये हरगिज ना कहें कि इस्लाम सच है। आप ये कहें कि हम्म। इस्लाम हमारा तरीका है जिंदगी का। ठीक है ना ये? यानी कि एज ए कल्चर इसको अडॉप्ट कर लें। जी बिल्कुल। जब आप कहेंगे अपने बच्चों को कि ये सच है, और वो जाहिर है अब सारा कहा जा रहा है, हर तरफ पाकिस्तान में यही बात हो रही है ना कि इस्लाम सच है। और देख लें, जब से इस्लाम को, सच्चाई को, और इतना ज्यादा उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट, प्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि जनाब खादिम रिजवी साहब कहते हैं कि हजूर के जो है पखाना मुबारक खाने भाग पड़ते थे साहबा, तब से ही आप देखें कि जितना ज्यादा इस्लाम की शिद्दत आती जा रही है, उतने ज्यादा एक्स मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो फिर इसका मतलब है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपना जो है इस्लाम से बाहर आए हैं, एकदम से नहीं आए आप, मुख्तलिफ चीज़ें आप वजह बनती रहीं थोड़ा-थोड़ा करके। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चीजें वजह बनने से ज्यादा ये था कि मैंने खुद रिसर्च की, चीजें पढ़ी, देखी, सोची, समझी, बहुत सारे डिफरेंट फिरकों का मुतालिया किया, तबलीगी जमात के साथ वक्त लगाया, दाढ़ी वगैरह भी रखी, सारी चीजें जैसे होता था, सारा इस्लाम के ऊपर फोकस किया, पूरा 5 वक्त नमाज पढ़ी। एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ता था, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं जितना मर्जी हमसे हम काम कर रहा होता था, उसे रोक के मैं नमाज पढ़ने पहले जाता था। रिलीजन को मैंने एक फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी लाइफ में बनाया। मैंने हर वो काम किया जो इस्लाम ने मुझसे डिमांड किया था। तो इसका मतलब है फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि जितनी भी आपने इबादत की अल्लाह की तरफ से या किसी की तरफ से कोई साइन नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको, ऐसे ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही था। मतलब ये थोड़ा सा मल्टी फेसेटेड हो जाती है ना। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ रुख होते हैं इस बात के। ये सिर्फ एक ही वजह नहीं होती कि एक वजह बनी और उसकी वजह से एक बंदा इस्लाम छोड़ देता है। उसमें अपनी रिसर्च भी इन्वॉल्व हुई। उसके अलावा मैंने पूरे का पूरा अमल किया। जब मैंने पूरा अमल किया तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे कि हमें बताया गया है कि ना सिर्फ हमें आखिरत में बरकत मिलेंगी, बल्कि इस दुनिया में भी बरकत मिलेंगी, और हमारी दुनिया जो है वो बेहतर होगी, हमारे मसाइल हल होंगे, और हमारे जहनी सुकून हमें हासिल होगा, और हम रिलैक्स होंगे। जबकि जब मैंने ये सारा अमल किया, और ना सिर्फ एक दिन के लिए, बल्कि ये अमल मैंने साल हर साल किया, मैंने पूरी की पूरी नमाजें पढ़ी, कज़ा भी नहीं करता था मैं। ठीक है ना? तो जो वक़्त था उसी वक़्त मैंने नमाज़ पढ़ी, उसी वक़्त अमल किया, जो मेरे से सदका किया, खैरात किया, तमाम अच्छे काम किए, रोज़े रखे, हर काम पूरा उसी तरह किया जैसे रिक्वायर्ड था। इसके बावजूद किसी किस्म की कोई बरक़ात नाज़िल होना शुरू ना हुई, कोई मसाइल हल नहीं हुए ज़िंदगी के, जो मसाइल जैसे थे वैसे के वैसे रहे, ख़राब होते गए, बल्कि कोई चीज़ बेहतर होने की तरफ नहीं आई। नहीं, इससे तो ये इम्प्रेशन जा सकता है लिसनर्स को, आपको शायद फाइनेंशियली इश्यूज़ थे या आपको ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनसे आप निकल नहीं पाए, आपने इस्लाम की वजह से उनको सॉल्व करने की कोशिश की नमाज़ से, वो जब सॉल्व नहीं हुए तो आपका इस्लाम से दिल उचाट हो गया। क्या ये वजह थी, आपको ये लगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे। जैसे कि मैंने पहले बोला है, मैंने खैरात की, मैंने सदक़ात दी है, वो फाइनेंशियल इशू की बात नहीं। मतलब एक आम इंसान की लाइफ में जो मसाइल होते हैं, सबके होते हैं, फाइनेंशियल इशू कोई मेरा अकेले का नहीं था। हुँ। फाइनेंशियल इश्यूज सबके होते हैं, छोटे-मोटे मसाइल हर एक की लाइफ में होते हैं, लेकिन मसाइल के लेवल्स होते हैं। एक मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनसे आप निमट सकते हैं, एक मसला ऐसा होता है कि जो आपके लिए अनसरमाउंटेबल हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको हल नहीं कर पाते हैं, आपके लिए वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है, आपके लिए ज़िंदगी मौत के मसाइल आ जाते हैं। आपकी लाइफ जो है वो उसकी वजह से मुश्किल तर होती चली जाती है। जब ऐसे मसाइल आपके सामने आते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस्लाम आपके मसाइल के लिए कोई गैबी इमदाद आएगी, जैसे ये मौलवी हर हफ्ते अपने जुमे के खिताब के बाद दुआ करवाते हैं, जी गैबी इमदाद करें, ये करें, वो करें, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी ना हुआ। फिर मैंने चीज़ों को दोबारा पढ़ना शुरू किया, दोबारा स्टडी किया, दोबारा देखा। फेसबुक पे बहुत सारे दोस्तों से बातचीत हुई। चूंकि एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड था, तो अपने नुक्ता नज़र के अलावा अपने से मुखालिफ नुक्ता नज़र वाले की बात भी सुनने का हौसला रखते थे। तो दूसरों की बातें भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी, अपनी भी देखी, अपनी स्टडी खुद देखी। तो खासकर जो एक सबसे ज्यादा मुझे चोट पड़ी वो थी लौंडियों वाले मसले से। हाँ। बड़ी नहीं, छोटी सी, लेकिन वो एक पार्ट था स्टोरी का।
और एक डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मैंने पहली बार पढ़ी थी, दैट वाज इन 10th स्टैंडर्ड, और 10th स्टैंडर्ड मैट्रिक में जब मैंने वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की पढ़ी तो वो शायद एक या दो लाइनें थी कुछ में। और उससे पहले याद रहे कि हुँ, हुँ। हम अपने बैकग्राउंड में, मैं मतलब हर दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में कससुल अंबिया हमारे घर पढ़ी होती थी, और वो मैं बहुत पढ़ता होता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। उसके अलावा कुरान भी तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ था और सारी चीज़ें। कससुल अंबिया में पूरी डिटेल्स मौजूद हैं कि आदम का क्या किस्सा था, हवा का, नूह का, और बाकी सारे दूसरे तीसरे किस्से। तो वो जब मैंने वो दो लाइन एवोल्यूशन थ्योरी की पढ़ी, तो मेरा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। इमीडिएटली मुझे वो बहुत ज़्यादा क्लिक की वो चीज़, कि भाई ये ऐसी चीज़ है जो फिजिकली एक्सप्लेन कर रही है चीज़ों को रियलिटी में। जो कससुल अंबिया में बिल्कुल है, सही। वो सारी बातें तो, वो तो सारे किस्से कहानी है। वो कहानियां ऐसी हैं कि बिल्कुल जिनमें सही, कुछ भी बिल्कुल सही। पॉसिबल है। वो ऐसे ही है कि आपके सामने बैठ के कोई बंदा एक नाम ले, अल्लाह का जैसे ये नाम लिया जाता है, अब उसके साथ आप जो मर्जी जोड़ दें, हर चीज चलती है। जादू हो गया, अल्लाह ने किया। फलां हो गया, अल्लाह ने किया। ठीक हो गया, अल्लाह ने किया। खराब हो गया, अल्लाह ने किया। हर चीज ही अल्लाह ने की। ये नॉन आंसर है। बिल्कुल सही है, तो दुरुस्त है। वो चीजें जो थी, इन्होंने फिर मुझे मतलब मैं इन चीजों से जो है थोड़ा सा मजीद डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ गया चीज़ों की जब, तो फिर मुझे थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ कि चीज़ें उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए। फिर मैं ये भी करता था कि जैसे ये लौंडे गुलाम वगैरह वाले मामलात हैं, क्योंकि हर एक की नज़र में अपना खुदा उसका सच्चा होता है। जितना मेरी नज़र में अल्लाह बिल्कुल सच्चा सही। है, उतना ही एक हिंदू की हुँ, हुँ। नज़र में उसका जो भी भगवान है वो सच्चा है। तो ये कैसे मुझे राइट हो गया कि मैं किसी बंदे को मारूं और उसकी बहन को उठा के लौंडी बना के ले आऊं? अगर कोई मेरे साथ ये काम करे और मेरी बहन को उठा के ले जाए, तो मुझे तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो दूसरे के लिए क्यों अल्लाह ये कहता है बिल्कुल कि सही, दूसरा ये काम करे और बिल्कुल ये दुरुस्त। हक है? अभी मैं आपसे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, वो ये कि भई आप देख रहे हैं कि मेरा एक चैनल है, जिस पे हमने फेसलेस टॉक्स के नाम से शुरू किया हुआ है सिलसिला। यानी कि हम चेहरा नहीं दिखाते। अब आपने देखा है कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स जो हैं हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे वो चेहरा नहीं दिखाते। अब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, अब आप भी इसी तरह हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते आपका चेहरा दिखा के। आपके ख़्याल में क्या वजह है इस सारी सूरत-ए-हाल की कि अभी तक भी इस टाइम पे जब 21वीं सदी में इस वक़्त इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल गई है, इसके बावजूद भी हम लोग ह्यूमन राइट्स के इतने अच्छे लेवल पे होने के बावजूद अभी तक थ्रेटन फ़ील करते हैं, अभी तक डरे हुए रहते हैं। या अगर मैं इसको रीफ्रेज़ करूँ कि हारिस सुल्तान चेहरे के साथ बैठता है, तो उसने क्या कुछ फ़ेस किया है? और एज़ कंपेयर्ड टू हिम हम लोग कितने सेफ़ हैं या अनसेफ़ हैं? क्या ख़्याल है आपका इस बारे में? थ्रेट्स तो आपको भी पता है, सबको पता है। जो भी इंसान इस्लाम के मुताल्लिक थोड़ा सा गहरा इल्म रखता है, उसे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि इस्लाम छोड़ने वालों के मुताल्लिक रवैया कैसा रहा है। आज का मुसलमान जो है वो भी उससे मुख्तलिफ नहीं है, ख़ास तौर पे चूँकि आप लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, और हमारे और जो दोस्त हैं, गालिब कमाल हैं, हारिस सुल्तान वगैरह हैं, ये सब लोग पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं। पाकिस्तान के लोग इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हैं। इस्लाम के मुतालिक उनके ख़यालात बहुत एक्सट्रीम हैं, बहुत तशद्दुद पसंद किस्म का रवैया है एक, जो पाकिस्तान में प्रमोट किया जा रहा है। पहले भी होता रहा है, अब मज़ीद आए दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तशद्दुद प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये जो मुतशद्दिद रवैये हैं, इनकी वजह से ज़ाहिर है हम लोग जो हैं अपनी सेफ्टी के लिए कंसर्न होंगे। हमारे अंदर अपने हिफाजत को लेकर मामलात में अ, खतरात होंगे। और बाकी जहाँ तक बात रही अब हारिस सुल्तान साहब की, मुझे नहीं पता कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनको किस किस्म की थ्रेट्स आई होंगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यकीनन उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आई होंगी और बहुत सीरियस किस्म की थ्रेट्स आई होंगी। इस बात में कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो ऑफिशियल लेवल पे लोगों को थ्रेट करते हैं जब इस तरह का कोई मामला होता है। ना सिर्फ हमें थ्रेट होती है, बल्कि अगर हम बाहर हैं बैठे हुए जैसा कि, तो हमारे घर वाले जो हैं उनको थ्रेट होगी, हमारी फैमिली को थ्रेट होगी, हमारी फैमिली के लोग उठाए जा सकते हैं, हमारी फैमिली को थ्रेट्स होंगी कि भाई इसको चुप करवाओ वरना हम आपको तशद्दुद करेंगे या आपको उठा के ले जाएंगे वगैरह वगैरह।
मैं इसमें थोड़ी-सी बात ऐड करूँ कि जब हारिस सुल्तान यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें फ़ेस कर रहा है बेसिकली। उसको वो सारी थ्रेट्स आई हैं, उसने उन सबको फ़ेस किया और वो अभी तक फ़ेस कर रहा है। बल्कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा मुस्लिम जो ज़रा मज़हबी जुनूनी हो, तो वो उसे वेस्टर्न कंट्री में भी नुकसान पहुँचा सकता है और कोई जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, या सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब आके एक्ट करता है किसी के खिलाफ, कोई भी उस वक़्त कुछ नहीं कर सकता। वो बाद में उसको उसकी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन एट द टाइम जब वो ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है, उस वक़्त आप हर बंदे को मॉनिटर नहीं कर रहे होते। तो हारिस सुल्तान मतलब इस वक़्त जो काम कर रहा है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है मैं समझता हूँ, और अपने आप को फ्रंट पे रख के अपने चेहरे के साथ बैठना मज़हबी जुनूनी को एक खुलेआम दावत है कि जी मैं ये हूँ और आप मुझे नुकसान दे सकते हैं। यानी कि उसको कोई देखेगा, कोई बंदा पहचान सकता है फ़ौरन और उसको नुकसान पहुँचा सकता है। क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हारिस सुल्तान हमारे इमाम हैं और उन्होंने बहुत सही है। बहुत एक बहादुरी के साथ अपना चेहरा दिखाते हुए सारी बात खोली है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने बरवक्त ये इक़दाम किया है। अब ये वक़्त आ चुका है कि साबका मुसलमान मुर्तदीन, मुल्हिदीन अपने आप को सामने लाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे अपने आप को बिल्कुल 100% सारी दुनिया के सामने ले आएँ। लेकिन बज़ात खुद मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो जानते हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ, उनमें मुसलमान भी शामिल हैं कुछ, लेकिन बहुत कम ऑफ़ कोर्स। आप जानते हैं कि ज़्यादातर मुसलमानों का रवैया इस बारे में कोई अच्छा नहीं है। और जहाँ तक बात रही है खतरात की, तो खतरात के लेवल्स पे अगर आप जाएँ, तो खतरा सिर्फ़ जान का नहीं है। खतरा सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको कोई मार देगा। खतरात और भी हैं। खतरात ये भी हैं कि आप ग्रोसरी लेने नहीं जा सकते। आपका अगर बिल्कुल आपका सही। अगर कोई पराठा खाने का दिल करे, तो आप पराठा खाने के लिए किसी देसी रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं और आपको वो वहाँ से निकाल देंगे या आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे या तशद्दुद पसंद होंगे आपके साथ, या आपके साथ वो बुरा रवैया रखेंगे। आप आप सोसाइटी में नहीं उठ बैठ सकते, आपकी कम्युनिटी आपको शन कर देगी, आपको निकाल देगी बाहर। तो ये बहुत सारे मल्टीपल इस बारे में इश्यूज़ हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिनेरियो है ये। ये जो बात हो रही है, ये उन एक्स मुस्लिम्स की स्पेसिफिकली बात हो रही है जो इस वक़्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे हैं। यानी कि इन कंट्रीज़ में ये इश्यूज़ हैं। जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें तो डेफ़िनेटली ऑब्वियसली एपोस्टेसी जो है वो एक डेंजरस क्राइम है जिसके बाद आपको मौत की सज़ा हो सकती है। लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात हो रही है कि जहाँ पर मार्जिनलाइज़ किया जाता है, उनको साइड लाइन किया जाता है, उन पे तरह-तरह से तशद्दुद किया जाता है, उसका तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनके साथ यहाँ पर भी परसिक्यूशन होती है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह से परसिक्यूशन होती है। क्या ख़्याल है आपका इस बारे में? इसकी नौइयत बदल जाती है, डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो थोड़ा-सा, लेकिन होता है और हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जी, बिल्कुल, मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ आपकी बात से। ऐसा बल्कि यहाँ वेस्ट में भी लोगों पर तशद्दुद हुआ है। हमारे एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन भाई निसार हुसैन जो हैं यूके के, वो आपको उनका केस पता ही होगा कि उनके ऊपर कैसा-कैसा तशद्दुद हुआ। उनके घर में ईंटें फेंकी गई, हालाँकि बच्चे छोटे घरों में थे। उनकी जब विंडो खुली होती थी, वहाँ से ईंटें फेंकी जाती थीं। विंडो तोड़कर ईंटें फेंकी गई, शीशे उनके बच्चों को ज़ख्मी कर गए। उनकी गाड़ी को इतना नुकसान पहुँचाया गया कि आखिरकार उनके इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस करना छोड़ दी। उनको हर तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके बाहर उन्होंने कैमराज़ लगाए, उसकी फुटेज मौजूद है। उनको ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, उनका घुटना तोड़ दिया गया। वो अ अ, अलील रहे बहुत अरसा। इतना तशद्दुद उस बंदे ने सहा, इतना कुछ उस बंदे ने सहा, अपनी फैमिली समेत। वो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का सामना किया उस बंदे ने, सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक्स मुस्लिम और अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करता था एज़ अ क्रिश्चियन। हालाँकि रिमेंबर कि वो एक क्रिश्चियन है, तो उनके पास तो क्रिश्चियन सपोर्ट नेटवर्क भी है। ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ उनका चर्च, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके कम्युनिटी उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी। तो एक्स मुस्लिम के पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। एक्स मुस्लिम के पास सिर्फ एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें भी बहुत हैंडफुल लोग हैं जो अपने फेस से और अपने असल नामों से और अपनी असल शनाख्त से सामने आके आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो सारे हिडन है। नंबर्स हमारे लाखों में है, करोड़ों में है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्स मुस्लिम्स की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अभी तक वो हिडन है और क्लोजेटेड है।
बात जब हम करते हैं कि भई एक्स मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट नेटवर्क नहीं है। अब हम वेस्ट में बैठे हैं, एक लिबरल डेमोक्रेसी में बैठे हैं, या ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं। तो इनमें आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वो एक्स मुस्लिम्स को किस हद तक प्रोटेक्ट करती हैं? यानी कि उनके राइट्स के हवाले से किस हद तक आवाज़ उठाई जाती है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में मुस्लिम ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं या एक्स मुस्लिम ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं? वेस्ट में इस वक्त ओवरऑल देखा जाए तो मुस्लिम्स एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं, एक प्रोटेक्टेड ग्रुप हैं, जिनके खिलाफ बात करने पर आपको हर तरह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम असल में जो मुसलमान हैं, मगरिब में रहते हुए मुसलमान, ये बदमाश गिरोह है एक। ये एक बदमाश गिरोह है जो हुँ, हर दूसरे बंदे को थ्रेट करता है, हर दूसरे बंदे को धमकियां लगाता है जो इनके मुताबिक नहीं चलता। और वो गोरे जो इनके मुताबिक चलते हैं, वो वेस्टर्न लोग जो इनके मुताबिक चलते हैं, उनको ये मुंह पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इंटरनली ये इंतहा की नफरत करते हैं, पूरे के पूरे मगरिब से नफरत करते हैं, मगरिब के सिस्टम से नफरत करते हैं, मगरिबी लोगों से नफरत करते हैं। इनके यहाँ भी आप देख लें कि यहाँ भी ये लोग इनका बस चले तो इनके कप्स अलहदा रखें, इनके बर्तन अलहदा रखें, जैसे पाकिस्तान में रखा जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में चूड़ों का फिनोमेना क्या है? तो यहाँ भी ये इनको बिल्कुल, बिल्कुल। जहनी तौर पे ये यहाँ पे भी इनको चूड़े ही समझते हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने एक कवर चढ़ा रखा होता है, क्योंकि वक्ती तौर पे अभी ये मिनॉरिटी में है, इनको जरूरत है उनकी। अभी ये उनसे पैसे ले रहे होते हैं, उनसे इनकम चल रही होती है, इनकी बिजनेस चल रहा होता है उनके साथ, तो इसलिए ये उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी जहां तक बात रही साबका मुसलमानों की सपोर्ट की, तो एज एन एक्स मुस्लिम आपको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलती नेटिव कम्युनिटीज से। अगर मिलती भी है थोड़ी बहुत, तो वो मिलती है राइट विंग ग्रुप्स की तरफ से, हल्की फुल्की, वो भी ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि राइट विंग के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी जगह वो कहते हैं जी कि तुम तकैया कर रहे हो, तुम एक्स मुस्लिम नहीं हो। और जो लेफ्ट विंग है, बिल्कुल लेफ्ट सही। विंग तो कम्प्लीटली इन बेड है मुस्लिम्स के साथ। लेफ्ट विंग तो कहता है कि मुसलमान तो छोड़ो, इस्लाम के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। आपके अपने चैनल का आपको पता है, आपका चैनल इस वक्त शेडो बैन हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मसला ये है कि जब एक तो वोट्स का भी इश्यू है कि मुस्लिम जो है वो नंबर्स में इतने ज़्यादा हैं कि वो वोट्स की वज़ह से ज़्यादा वोटर की तरफ एक झुकाव होता है, और फिर हिपोक्रेसी एक लेफ्ट की, वो ये है कि लेफ्ट जो है वो ये तो बात मानता है कि मुस्लिम्स को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है अपना रिलीजन, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, एक तो ये वजह है। दूसरी, कंपैरेटिवली जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो नंबर में थोड़े हैं, इसलिए भी लिबरल जो हैं वो ज़्यादा इनकी साइड पे नहीं आते। हालाँकि एक ही असूल अगर अप्लाई करें कि अगर मुस्लिम्स को अपना हक हासिल है, हर चीज़ एक्सप्रेस करने का, उसी तरह एक्स मुस्लिम्स को भी इस्लाम छोड़ के अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीने का पूरा हक है। वो हक जो है लिबरल्स एक्स मुस्लिम को नहीं देते जीने का। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है कि ये वोटिंग का मसला भी कम है। वोटिंग से ज्यादा ये मसला है हुँ, कि ये समझते हैं लेफ्ट वाले कि हम मुसलमानों के साथ थोड़ा सा हंसें खेलेंगे, इनको थोड़ा सा राइट्स दे देंगे, इनको जरा हम फूलों पे बिठा के रखेंगे, तो ये हमसे खुश हो जाएंगे और ये हमारे साथ रहेंगे और हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हकीकत ये है कि जब भी इस्लामी रियासत कायम होती है कहीं पे, जब भी इस्लाम थोड़ी सी पावर में आएगा, सबसे पहले जो तलवार चलेगी वो दो लोगों की गर्दन पे चलेगी, एक मॉडरेट मुस्लिम और एक लिबरल। हुँ, दोनों के बिल्कुल गर्दनें सही सबसे है, पहले उतरेंगी, क्योंकि जो बिल्कुल मॉडरेट सही है। मुस्लिम है ये सिर्फ इस्लाम का यूजफुल इडियट होता है। इसको आगे रख के एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है जो दाइश का इस्लाम है, वो इसको आगे रखता है और इसकी मदद से पेनिट्रेट करता है। असल इस्लाम जो मोहम्मद का इस्लाम है, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि दाइश ने जो काम किए हैं वो 100%, 100% इस्लाम के मुताबिक है। फिर बिल्कुल ये सही है। लिबरल जो है, चूंकि ये लिबरल इसके साथ ही होंगे, जो राइट विंग है उसको अमान मिल जाएगी टैक्सेस दे के, वो जो जिजिया टैक्स है वो दे के वो अमान हासिल कर सकता है। लेकिन जो लिबरल है वो मॉडरेट मुस्लिम का साथी है, और मॉडरेट मुस्लिम जो है वो मुनाफिक है। लिबरल जो है वो भी मुनाफिक है इस सेंस में, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो पहले लिबरल को मारेंगे, राइट विंग को नहीं मारेंगे। हुँ, राइट विंग हुँ, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन अहले किताब जो है उसके साथ फिर भी निस्बतन जरा आसानी का हाल है। तो
اس की बचत हो जाएगी किसी हद तक, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों की गर्दन उतरेगी वो लिबरल होगा और मॉडरेट मुस्लिम होगा। आपको जो लिबरलिज्म का जो फिनोमेना है, ठीक है, लिबरल बहुत कुछ पॉलिसीज़ उनकी सपोर्ट करने वाली हैं, कुछ नहीं करने वाली। जो लिबरलिज्म का फिनोमेना है, उसी लिबरलिज्म को देखते हुए आपने देखा है कि इंडिया में भी अब वो जो लिबरल्स हैं, वो टोटली उसी पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, जिस पैरामीटर पे वेस्ट के लिबरल्स काम कर रहे हैं कि आज अगर ब्लैक लाइव मैटर पे एहतजाज हो रहा है, तो उसी चीज़ पे इंडियन लिबरल्स भी एहतजाज कर रहे हैं। और अगर इस्लामोफोबिया की बात यहाँ पे होती है तो उसी टोन में, उसी लाइन पे इंडियन लिबरल्स भी बात करते हैं कि जी इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन जो लिबरल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहे हैं ये वेस्टर्न लिबरल्स को। हालाँकि मेरा ख़्याल है जो अमेरिका में अगर एक बंदा उसकी डेथ हुई है जो कि काबिल अफ़सोस है, लेकिन उसका डायरेक्टली लिंक इंडियन पॉलिटिक्स से नहीं बनता और ना इंडिया में इतने अफ्रीकन लोग हैं कि वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उसके हवाले से कि ब्लैक लाइव मैटर्स का इश्यू ज़्यादातर वेस्टर्नाइज़्ड इश्यू है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफ्रीकन जो नेशनल्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वो इश्यू ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये इंडियन लिबरल्स जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए जो लिबरल का फिनोमेना है, लिबरल में कुछ तो वो हैं जो मॉडरेट मुस्लिम्स की तरह ही, मॉडरेट भी नहीं, इनको मैं मॉडर्न मुस्लिम कहूँगा, मॉडर्न मुस्लिम की तरह वो यूजफुल इडियट्स हैं। उनको थोड़ा सा सऊदी अरब पैसा लगा देता है, थोड़ा सा उनके हाँ में हाँ मिला देता है, थोड़ा सा उनके साथ चलता है। वो अपने आप को कहते हैं देखें जी माइनॉरिटीज हमारे साथ है तो हम तो यकीनन हर चीज सही कर रहे हैं ना, तभी माइनॉरिटीज हमारे साथ है, हर बंदा हमारे साथ खड़ा हुआ है। उनका वो एक बबल में रहते हैं। आप अगर पिछले अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर नजर डालें तो जब हिलरी क्लिंटन के मुतल्लिक लिबरल बबल जो था, जो लेफ्ट का बबल था, वो 100% यकीन में था। वो इतना यकीन में था कि हिलरी क्लिंटन ने अपनी कंसेशन स्पीच नहीं लिखी थी। वो इस चीज के लिए रेडी ही नहीं हुँ, थी हुँ। कि मैं हार सकती हूँ। वो अपने अपने इर्द गिर्द एक कवर चढ़ा लेते हैं, एक अपने इर्द गिर्द एक बबल क्रिएट कर लेते हैं और उस बबल के अंदर वो इतने खुश होते हैं, उनको अपने ही जैसी बात करता है हर दूसरा बंदा। हर बंदा उनकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है, उनके साथ यस कर रहा होता है, उनकी बातों को अप्रिशिएट कर रहा होता है, उनको कह रहा होता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अपने से मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही। सुनते ही नहीं है। अब आप देखें जो पंच नाजी का स्लोगन है, ये अब देखें ये क्या है, मतलब हुँ, जो हुँ। इस्लाम के अंदर जो काफिर करार देने वाला है और जो लेफ्ट का पंच नाजी है, ये एग्जैक्टली एक ही चीज है। वो मार नहीं सकता। यहाँ के जो इस्लाम कहता है कि उसकी गर्दन उतार दो, मुसलमान जो मॉडरेट मुस्लिम है वो गर्दन नहीं उतार सकता। इसी तरह लेफ्ट वाला जो है वो चाहता ये है कि उसको मार दे, लेकिन वो उसको फिजिकली मार नहीं सकता, तो वो उसको पंच कर देता है या उसको रिपोर्टिंग करवा देता है या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से उसको बैन करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। तो इस तरह की चीजें तो हैं ये। लोगों ने अपनी जॉब लूज़ की हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं इसी चक्कर में कि जब उन्होंने अपोज़ किया लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा को, उन्होंने रिपोर्ट किया उस मैटर को इंतज़ामिया को जहाँ पर वो जॉब कर रहा था, तो उन लोगों की जॉब्स चली गई। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल यहाँ जी पे, बिल्कुल। इस हद तक ये लोग इन्वॉल्व जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों तरफ यही हाल है, मगरिब में भी यही हाल है और इंडिया अब उसी लाइन पे चल रहा है जो वेस्ट की लाइन थी, इंडियन लिबरल, क्योंकि जो नजरियाती तरबियत है वो तो वहीं से आ रही है ना। हाँ, बिल्कुल सही है और पाकिस्तानी लिबरल्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये अभी मेरा ख़्याल है पीछे हैं, ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे क्योंकि यहाँ पर रिलिजन का बहुत ज़्यादा होल्ड है। अभी ये वो सारी बातें वो नहीं कर सकते जो वेस्टर्न लिबरल कर रहे हैं, वो अपने दायरा-कार में काम कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट लड़ाई है वो बेसिकली रिलिजन के साथ है, तो वो बेसिकली उसको काउंटर करने में लगे हुए हैं। क्या ऐसा ही है? देखें जो पाकिस्तानी लिबरलिज्म है, पाकिस्तान का जो लिबरल ट्रेंड है वो ज़ाहिर है बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान अक्सरियत में है, भारी अक्सरियत में है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शदीद अक्सरियत में है और बहुत मुतशद्दिद है। तो जो पाकिस्तान का लिबरल है वो अब बात वही करता है जो उसको करनी चाहिए, लेकिन वो अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप देखें जो जायदाद का मसला है, अब औरत को जायदाद में आधा हिस्सा मिलता है। अब वो ये जरूर कहते हैं कि औरत को बराबरी मिलनी चाहिए, वो डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जायदाद में उसको बराबर हिस्सा दो, क्योंकि ये बात इस्लाम के खिलाफ है, हालांकि वो चाहते यही है, लेकिन वो कह नहीं सकते इस बात को। तो पाकिस्तान का लिबरल तो बेचारा मजलूम है।
وہ जो बातें कहना बिल्कुल चाहता है वो सही, नहीं कह सकता है। हम बिल्कुल जैसे सही। लोगों को भी बड़ा एहतियात से, बड़ा सोच समझ के, छुप छुपा के, अभी देखें मैं हूँ, मुझे सैकड़ों नामों से लोग जानते हैं, एक नाम से नहीं हूँ, हुँ, हुँ। ठीक है। मेरी हुँ, हुँ। आवाज़ें 100 तरह की मुख्तलिफ हैं, मैं हर चैनल पे डिफरेंट आवाज़ से बात करता हूँ। हर जगह पे जब मैं किसी से व्हाट्सएप पे बात करूँ तो मैं एक और डिफरेंट आवाज़ में बात कर रहा होता हूँ। मैं यूट्यूब पे एक और आवाज़ में बैठा हूँ, आपको भी पता है इस चीज़ का कि हम इसके साथ कैसे कर रहे हैं सिलसिला। यानी कि थ्रेट्स हैं, जहाँ पर भी आप हैं, आपकी आवाज़ से भी लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और आपको थ्रेट्स हो सकते हैं उसकी वजह से, हर जगह पे थ्रेट्स हैं। बिल्कुल है। अच्छा, चलो मुझे आप ये बताएँ कि आपकी जो एक्टिविज़्म है वो किस तरह की है? आपने कितना अरसा एक्टिविज़्म की है और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मुझे पता है आप फ़ेसबुक पे बड़े एक्टिव हैं, तो आपको क्या-क्या हर्डल्स आती हैं जब आप फ़ेसबुक पे एक्टिविज़्म करते हैं? फ़ेसबुक की तरफ से और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से या पाकिस्तानियों की तरफ से? क्या फ़ेस करते हैं आप? बहुत सारे मसाइल हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान, उनके साथ धौंस-धांधली करता है पाकिस्तान, इस्लाम की तरह। बिल्कुल जैसे इस्लाम धौंस-धांधली करता है, वैसे ही मुसलमान रियासतें ख़ास तौर पे जैसे इस्लाम है, जैसे पाकिस्तान है, वो धौंस-धांधली अपनी पूरी करता है और वो फ़ेसबुक को बुली करता है कि इनके प्रोफ़ाइल्स बनाएँ। मेरा पेज जो था वो बहुत बार रिमूव हुआ फ़ेसबुक से, फिर मैं नया पेज बनाता हूँ, फिर से दोबारा लोग आते हैं, वहाँ पे जॉइन करते हैं। पेज पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाता है, मुझे नहीं पता चलता। पेज अगर ओवरऑल ख़त्म हो जाए फिर तो पता चल जाता है कि पेज मेरा उड़ गया है। लेकिन जब पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाता है वो मुझे जल्दी पता नहीं चलता। वो फिर जब मैं देखता हूँ कि मेरे ऑडियंस कम होते जा रहे हैं और लोग मेरी पोस्टों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और क्या मामलात हैं, तो फिर मैं उसको चेक करवाता हूँ पाकिस्तान से दोस्तों से, तो फिर पता चलता है कि वो ब्लॉक है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ऐसे मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मेरी कुछ वीडियोज़ जो हैं, वो शैडो बैन हुई हुई हैं इंडिया में और कुछ वीडियोज़ जो हैं, वो पाकिस्तान में शैडो बैन है। कि भई वो उसका नोटिफ़िकेशन मुझे नहीं आया यूट्यूब की तरफ से कि भई कौन-कौन सी वीडियोज़ आपकी शैडो बैन हो गई हैं। लेकिन मुझे जो जिन लोगों के साथ मैं राब्ते में हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया कि कौन-कौन सी वीडियो इंडिया में शो नहीं हो रही और कौन-कौन सी वीडियो पाकिस्तान में शो नहीं हो रही। तो ये शैडो बैनिंग एक बहुत बड़ा मसला है, जिसका नोटिफ़िकेशन तक आपको नहीं दिया जाता। कि आपकी ये वीडियोज़ जो हैं वो हम शैडो बैन कर रहे हैं। ट्विटर आपका अकाउंट शैडो बैन कर देता है, यूट्यूब आपकी वीडियोज़ को शैडो बैन कर देती है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो अपनी तरफ से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को curtail कर रहे हैं, ये उनकी अपनी तरफ से है, अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक। और जिस चीज़ को मर्ज़ी रोक देते हैं, जिस चीज़ को चाहें उसको ओपन कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये जो फ़ेसबुक के जो सेंसर बोर्ड्स हैं, इनमें वही लोग हों और उनमें शायद मुस्लिम भी हों। उसी तरह गूगल के जो सेंसर बोर्ड्स हैं, उनमें भी हो सकता है, बहुत सारे लोग वही हों जो मुस्लिम हों। तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन लोग वहाँ पर बैठे हैं और किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आप सिर्फ़ उस पे परेशान ही हो सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। बात ये है कि ज़ाहिर है जब हम उर्दू में लिखते हैं और उर्दू का काम करते हैं, तो उनको उर्दू पढ़ने वाले, लिखने वाले लोगों को भर्ती करना होता है और उनमें से अक्सरियत मुसलमानों की है और वो लोग मुसलमान का प्रॉब्लम है एक। मुसलमान का मसला ये है कि मुसलमान प्रोफ़ेशनल नहीं हो सकता। मुसलमान को हर सूरत में उसका अकीदा पहले है और बाकी हर चीज़ बाद में। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि भई ये जो बात कर रहा है ये एक जायज़ तनकीद है, एक आइडिया के ऊपर तनकीद है। एक बात हो रही है कि एक रिलिजन है जो अपनी तबलीग करता है, जिस तरह वो अपनी तबलीग का पूरा हक रखते हैं, हमें उसकी मुखालफत का भी पूरा-पूरा हक हासिल है हमें। तो हम उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, जिस तरह वो अपने रिलिजन के हक में बात करते हैं, हम उसके खिलाफ बात करते हैं। तो लेकिन उनको ये बात हज़म नहीं हो सकती क्योंकि इस्लाम के अंदर इस्लाम पर तनकीद करने की या इस्लाम के खिलाफ खड़े होने की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत है। इस्लाम इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं जानता। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्टिविज़्म में इसके अलावा देखें आप कि मैं तकरीबन 10 साल के करीब अरसा हो चुका हुआ है मुझे और मैं मुख्तलिफ़ पेजेज़ पे और मुख्तलिफ़ आईडी से अपना काम करता रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर फ़ोकस होता रहा है कि ब्लास्फेमी को नॉर्मलाइज़ किया जाए, ब्लास्फेमी को आम किया जाए। मैं बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना इबारात लिखता रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर ये एक जो डर की फ़िज़ा है कि मोहम्मद को कुछ कहने वाले की ज़ुबान कट जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आसमान से बिजलियाँ गिर पड़ेंगी, कट मरेंगे, जनाब। मैं एक बड़े मज़े की बात बताऊँ कि
मुझे बड़ी हँसी आती है बाज़ औक़ात, बड़े फ़नी कमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोज़ के नीचे भी। एक बंदे ने कहा जी कि दज्जाल आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, और जब दज्जाल आएगा तो फिर मैं उसको पत्थर मारूँगा और तुम देखना तुम्हें वो अपने काबू में कर लेगा। मतलब एक ऐसी कहानी है जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर, और वो बंदा खुश है कि मैं दज्जाल को पत्थर मारूँगा क्योंकि मेरा ईमान पक्का है और वो मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। यानी कि यही वो जिन्नों-भूतों वाली कहानियाँ हैं, वो ही परियों वाली कहानियाँ हैं जो अभी तक ज़हनों में बैठी हुई हैं कि दज्जाल की कहानी है, वो ज़हन में बैठी हुई है कि दज्जाल आएगा, तो हमें उससे बचना है। तो अब उस बात को ज़हन में रख के दुनिया की हर चीज़ से अपना ज़हन बंद कर लिया गया है कि भई किसी फ़ॉरेन चीज़ को अंदर नहीं आने देना है, कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ को नहीं अंदर आने देना, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट को अंदर नहीं आने देना, आपने दिमाग बंद कर लेना है कि सिर्फ़ रिलिजन की जितनी बातें हैं, उनके अलावा कुछ सोचना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं। तो ये चीज़ जो है, ये बहुत ज़्यादा आपके ज़हन को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नैरो कर देती है। इस ट्रांस से निकलना बहुत मुश्किल है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के बारे में तो ये है कि पाकिस्तान के लोग इज्तमाही ब्रेन वॉशिंग का शिकार हैं, और जो 5 वक़्त की नमाज़ है, देखें, एक्सट्रीमिस्ट मुआशरे में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 100% हर बंदे को एक्सट्रीमिस्ट होना नहीं ज़रूरी। आपका अगर 10% लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, और या फिर कहें कि फॉर एग्जांपल 10% से 20% लोग अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो काफ़ी हैं पूरे के पूरे मुआशरे को जहरीला करने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आप खाने में ज़हर मिलाते हैं जब, तो आपको 2-4 चम्मच ज़हर के जो हैं वो सारे के सारे खाने को, पूरी हांडी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो वो जो 10 से 20% एक्सट्रीमिस्ट तबका है, उसकी आवाज़ इतनी बुलंद होती है, वो इतना जज़्बात में गुंधा हुआ होता है। मैं खुद रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने दाढ़ी हुँ, रखी हुई थी, हुँ। मैं एक बड़ा जज़्बाती सा मुसलमान होता था, अगरचे मैं कत्ल गारतगरी की तरफ नहीं गया, ऑफ कोर्स वो भी इस्लाम का हुक्म था, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी बाकी सारे अरकान इस्लाम जो हैं उनके ऊपर पूरा उतरता था, अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ज़ाहिर है। तो उसमें कत्ल गारतगरी का नंबर काफ़ी पीछे था, तो वहाँ तक जाने से पहले-पहले ही मैं इस चुंगल से आज़ाद हो गया। शुक्र है इब्लीस पाक का। अच्छा, मैं अब इसमें बात करना चाहता हूँ कि भई जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे जो जनरल मुसलमान हैं, वो उनके हवाले से एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो सब कुछ करते हैं। इस्लाम ने जो कहा है कि ये नहीं करना, वो सब कुछ करते हैं। वो शराब भी पिएँगे, वो गर्लफ्रेंड्स भी बनाएँगे, गर्लफ्रेंड के साथ वो सेक्स भी करेंगे, गोरियाँ भी रखेंगे, गोरियों के साथ भी सेक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे जो कि इस्लाम में परमिटेड नहीं है। एक शादी होनी चाहिए, एक बाकायदा तरीक़ाकार होना चाहिए। मुसलमान सारी दुनिया में ये सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते जाते हैं। मतलब ये एक क्या सिचुएशन है कि भई अपने आप को मुसलमान कहते जाना है, लेकिन साथ-साथ वो सारे काम भी करते जाना है जो इस्लाम ने रोका हुआ है। पोर्क तक खा लेते हैं मुसलमान। यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ से मोस्टली अल्बानियन मुस्लिम्स हैं, मैंने देखा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कि वो पोर्क खा लेते हैं, उनको कोई इतना इश्यू नहीं है, और वो शराब भी पी लेते हैं, और नॉर्मली भी जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, वो भी ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं, शराब-शुब पी लेते हैं, लेकिन पोर्क पे जाके उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि पोर्क नहीं खाना। तो इस तरह मुसलमान करते सब कुछ हैं और अपने आप को मुसलमान कहते भी चले जाते हैं। आपका क्या ख़्याल है इस बारे असल में मुसलमानों के अंदर जो है वो एक 50 शेड्स ऑफ ग्रे है। तो में? मुसलमानों के बहुत सारे शेड्स हैं। इस किस्म के मुसलमान आम तौर पे, बहुत सारे मुसलमान जवानी के दिनों में ये वाला एरा गुज़ारते हैं, ये वाला तरीका इख्तियार करते हैं। अब ये अपनी तरफ से अल्लाह ताला को फुद्दू बना रहे होते हैं, अल्लाह ताला को बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्लाह ताला हुँ, हुँ। को ये इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं कि देखें जी, मैंने ये सारे काम किए हैं, मैंने ये गलत किया था, मैंने ये गलत किया था, ये गलत किया था, लेकिन देखें जी, मैंने ये वाला काम बिल्कुल नहीं किया। वो एक आधा अपना जो है, जिससे उनको ज़ाती तौर पे नफ़रत होती है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को पोर्क अच्छा लगता होगा वो खा भी लेगा। अल्लाह को वो बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल समझते। सही। अल्लाह उनकी कहानी में कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता, अल्लाह की उनके सामने कोई औकात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह की मुल्ला के सामने कोई औकात नहीं है। मुल्ला ने तो अल्लाह को कान से पकड़ के चलाना होता है, हाँ भई, इधर आ जा ये कह दे, वो वैसे ही कह देता है, इधर आ जा वो कह दे, वो वैसे ही कह देता है। ठीक है ना? यानी कि जो अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा है वो अल्लाह के मुँह में डाल दिया जाता है कि भई ये ट्रांसलेशन है इस आयत की। बेसिकली अल्लाह तू ये कहना चाह रहा था और तेरे कहने का मतलब ये था। तो हर फ़िरके के मौलवी ने अल्लाह के मुँह में अपने अल्फ़ाज़ ठूँसे हुए हैं कि ये तुम्हारा बिल्कुल मतलब ऐसा ही है, और इसी तरह है। ऐसा ही है। सिमिलरली मुसलमानों ने भी अल्लाह के मुँह में अपनी ज़ुबान ठोसी हुई है। अब एक मुसलमान जो है वो कहता है जी मैंने शराब नहीं पीनी और मैंने पोर्क नहीं खाना।
बाकी हर काम मैंने कर लेना है। दूसरा उठता है वो कहता है अच्छा चलो मैंने पोर्क नहीं खाना और मैंने गर्लफ्रेंड नहीं रखनी, मैंने शराब पी लेनी है क्योंकि उसको शराब से शगफ है। तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक अल्लाह को चला आ रहा है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन चूंकि वो अपने आप को हम्म। कहलवाता मुसलमान है और इस्लाम को नंबर्स की जरूरत है, इस्लाम को दुनिया पे राज अपना बनाने के लिए नंबर्स की जरूरत है, तो वो उस चीज के लिए उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे ही इस्लाम ताकत में आएगा तो ये भी उन्हीं दूसरों के साथ तहते होगा जिस तरह से बाकी सारे तहते हुए थे। यहाँ पे कई किसी का हिसाब किताब नहीं होगा कि ये जी इसने शराब नहीं पी थी और पोर्क नहीं खाया था, ये इसने पोर्क नहीं खाया था और गर्लफ्रेंड नहीं रखी थी। ये सारे मुसलमान जो हैं ये सब कमजोर मुसलमान गिनकर और इनकी गर्दनें उतरेंगी। अगर हम इस्लामिक सोसाइटी की बात करें, आपको गर्लफ्रेंड बनाने की इजाज़त नहीं होती है, आपको लॉ इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर आपने कोई रखी हुई है, कोई गर्लफ्रेंड बनाई हुई है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है किसी लड़की का, मुस्लिम लड़की का, तो वो आपने छुपा के रखा हुआ है, आपने वो ओपन नहीं रखा हुआ, वो सबसे हिडन है आपका रिलेशनशिप। लेकिन उसके साथ-साथ ही जो रिस्ट्रेंट है, यानी कि जो पाबंदी है कि आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं रख सकते, उसकी वजह से बहुत सारी और चीज़ें जो होती हैं हमारे माशरे में, जैसे कि इंसेस्ट बढ़ जाता है, बहन-भाइयों की जो आपस में अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, और इसके अलावा फिर जो छोटे बच्चों के साथ, छोटे-छोटे लड़कों के साथ जो होता है, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है चीज़, ईरान में बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ सेक्स किया जाता है। फिर इसी तरह बाज़ लोग ऐसे हैं जो गे नहीं हैं, लेकिन वो आपस में एक-दूसरे के साथ लड़के सेक्स करते हैं। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन का और इस्लामिक रिस्ट्रेंट का कितना ताल्लुक है आपस में? अगेन इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि बहुत सारे लड़के नौजवान जो होते हैं वो चूंकि उनको एक्सेस नहीं होती लड़कियों तक, तो वो लड़कों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और कई इस वजह से मतलब बाइसेक्सुअल भी बन जाते हैं। या जाहिर है जो एक एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं उसको अंडू तो नहीं कर सकते ना, तो जो आप कर चुके हैं एक्सपीरियंस वो कर चुके हैं, और जब आपके पास अगर लड़की अवेलेबल नहीं होगी किसी वजह से या आपको नहीं कोई मामला बन पा रहे हैं तो आप स्विच बैक कर सकते हैं उसी सेम सेक्स रिलेशन की तरफ। तो ये चीजें मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो बात आपने कही थी, मैंने बड़ा सा ट्रैक किया था इस ट्रेंड को गूगल ट्रेंड्स पे। पाकिस्तान सिस्टर FKING में सर्च में पूरी दुनिया में नंबर 1 रहा है बहुत सालों तक। अभी शायद वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया ट्रेंड, लेकिन बहुत अरसे तक इस ट्रेंड को सर्च करने में पाकिस्तान सबसे ऊपर था ट्रेंड्स में। तो अभी भी दूसरे तीसरे नंबर पे तो है गालबन, आपने इस बारे में कोई वीडियो भी बनाई थी, तो ये चीज तो मौजूद है वहां पे। अगर लोग फिजिकली नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो कम से कम उस चीज को फैंटिसाइज जरूर करते हैं, अपनी बहनों के जिस्म को देखकर खुश हो जाते हैं, बाज सोते में छेड़ लेते हैं, बाज उनको नींद की गोलियां खिला के उनके साथ हरकत वगैरह कर लेते हैं, खाने वगैरह में कुछ मिला के खिला दिया, और उसके बाद जैसा कि मतलब डेट वगैरह करने के लिए भी लड़कियां अक्सर कर लेती हैं, अपने घर वालों को नींद की गोलियां खिला दी और उसके बाद जनाब रात को जाके मिल आए, और इस तरह की चीजें ये तो हैं, चीजें मौजूद हैं, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। अब मुसलमान आएंगे इस वीडियो के नीचे आके लिखेंगे कि नहीं 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 जी ऐसा कुछ नहीं होता, पता उनको भी है क्या होता है। हमारे हर मोहल्ले में हर घर में ये कहानियां चलती हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और खास बिल्कुल। तौर पे वो एरियाज जहाँ पर सख्ती ज्यादा है पर्दे वगैरह की, जैसे KPK वगैरह, वहाँ पे बहन भाइयों के ताल्लुकात होना, ये करीबी रिश्तेदारों के ताल्लुकात होना बहुत आम बात है। और इस हद तक है कि कई बार माँ को पता होता है भी ये ताल्लुकात चल रहे हैं और माँ खुद बेटी को कहती है कि अच्छा चुप कर जाओ, बस चलने दो जैसे चल रहा है सिलसिला। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनमें इवन जो बाप है वो बेटी का कर रहा होता है और बेटियों को फिर माएँ चुप करा देती हैं कि कोई बात नहीं। ये तो न्यूज़ भी आई थी, इस हवाले से खबरें भी आई थी। मैं अपनी रियल लाइफ में तो मैं अपनी रियल लाइफ में जानता हूँ ऐसे लोगों को जो बहन भाइयों के आपस में ताल्लुकात हैं, रियल बहन भाई हैं, सौतेले नहीं है, रियल बहन भाई हैं, एक ही पेरेंट्स की औलाद है, और वस्ती पंजाब से उनका ताल्लुक है। मैं बजाते खुद अपनी रियल लाइफ में जानता हूँ उनको। और इसकी वजह बेसिकली पीछे फ्रस्ट्रेशन की वजह वही है कि भई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है और लोगों को आज़ादी नहीं है कि भई वो एक-दूसरे के साथ रिलेशन रख सकें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को मायूब समझा जाता है कि जबकि उसके रिज़ल्ट में उन उन रिस्ट्रेंट्स के रिज़ल्ट में जो गंद आ रहा है, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा।
تو मैंने खुद एक अपनी वीडियो में पढ़ा था फ़तवा, लड़के ने मौलवी साहब से ये पूछा हुआ था कि भई बाहर वाली औरतों को नहीं देखता क्योंकि इस्लाम ने मना किया हुआ है और मुझे पर्दे के बगैर सिर्फ़ एक लड़की नज़र आती है जो है मेरी बहन। जब मैं सोता हूँ तो मुझे ख्वाबों में वो आती है और गंदे ख्वाब आते हैं उसके हवाले से। तो उसका ये इश्यू था और उसने कहा था जी कि फिर मैं ये हल करता हूँ उसका कि मैं टीवी पे एक्ट्रेसेस को देख लेता हूँ और फिर उनके बारे में सोच के मास्टरबेट कर लेता हूँ, तो आप मुझे इसका हल बताएँ। तो मौलवी साहब ने सबसे पहले नीचे जाके ये कहा था कि जी मास्टरबेशन आपने नहीं करनी, मास्टरबेशन हराम है तो उससे आप अपने आप को अवॉइड करें। मतलब उसको हर तरफ से बंद कर दिया है कि भई आपने अपने आप को किसी तरह से अपना जो स्ट्रेस है, सेक्सुअल स्ट्रेस उसको किसी तरह से रिलीज़ नहीं करना। ना मास्टरबेशन करनी है, ना आपने बाहर औरतों को देखना है, यानी कि उसको इतना कन्फाइन कर दिया है इन रिस्ट्रिक्शन से कि वो बेचारा फिर रेपिस्ट ही बनेगा, अल्टीमेटली वो फट पड़ेगा और किसी न किसी का रेप करेगा। तो आपका क्या ख़्याल है कि ये रेप्स की जो वजह है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इन रिस्ट्रेंट्स ये या इन रिस्ट्रिक्शन से हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में। आप तो एक एंड को देख रहे हैं स्पेक्ट्रम के। मैं इससे आगे बात करूंगा। देखें, आप तो ये कह रहे हैं कि रेप होते हैं, बिल्कुल रेप इसकी वजह बनते हैं। जाहिर है जब एक इंसान जो अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखेगा और फिर आखिरकार वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर बैठेगा, और लाजमी बात है जब आप फ्रस्ट्रेशन के तहत कोई काम करते हैं तो वो ज्यादातर गलत ही होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका दूसरा पहलू ये है कि ओवरऑल जिंदगी के अंदर पाकिस्तानी मुसलमान एक आम इंसान जो है, उसकी जिंदगी आप देखें जिसके ऐसे कोई ताल्लुकात ना होंगे, एक तो वो जिंदगी में चिड़चिड़ा होगा, और दूसरा उसका एक हुँ, हुँ। बहुत बुरा असर ये पड़ता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ जिनसी ताल्लुकात रह जाते हैं। आपको जिनसी ताल्लुकात के अलावा आपकी जिंदगी का कोई फोकस नहीं होता, शादी का कोई और मतलब नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि आपने जिनसी अमल करना है। उसमें आपकी उसके हुँ, अलावा हुँ। और कोई फोकस नहीं। आप अगले बंदे को इंसान नहीं समझ रहे होते, आप उसको एक इस्तेमाल की चीज समझ रहे होते हैं कि आपको एक सुराख चाहिए था और वो आपको मिल गया। उस सुराख के साथ एक जिस्म लगा हुआ है और उसकी क्या केयर करनी है और उसके साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए, उसके साथ हंसना खेलना है, फन करना है, एंजॉय करना है लाइफ को, इस बारे में आपका कोई फोकस नहीं होता। सिंगल माइंडेडली एक फोकस। आपने वो सुना ही होगा मुहावरा, बिल्ली मारने वाला। ठीक है, बिल्ली मारने वाला, इस तरह के मुख्तलिफ जो मामलात हैं। मतलब पहली रात में ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, दवाइयाँ खा लो, ताकत बनाओ, मर्दाना ताकत, कमजोरी, लटरम पटरम, ये सारी बकवास बाजियां जो है, ये असल में इस्लाम से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। मुझे अपने एक दोस्त का वाक़या याद आया। उसने पहली दफ़ा जब उसने सेक्स करना था, उसका पहला सेक्स था और उसके लिए उसने तैयारी किस तरह से की थी, उसने खजूरें खाई थी, उसने दूध पिया था और उसने पता नहीं कौन-कौन सी मल्टीविटामिन बीच में मिक्स करके एक पावर ड्रिंक बना के ना वो सारा लिया था कि जी आज मैंने अपने आप को साबित करना है कि मैं। अब वो ये नहीं सोच रहा कि भई वो जो लड़की आ रही है, उसका भी वो पहली दफ़ा का सेक्स है। और उसको शायद तकलीफ़ हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसका रिगार्ड कर लूँ या उसका एहतियात करूँ उसके उसके ज़हन में ये नहीं है, उसके ज़हन में सिर्फ़ ये चल रहा है कि मैंने आज सेक्स करके अपने आप को प्रूव करना है कि मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। और ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है वो लड़की ने ये सारा बर्दाश्त किया होगा। मतलब इस तरह की तैयारी करते हैं ये दवाइयाँ लेके वहाँ से हकीमों से और ये सारा सिलसिला करके आप अपने आप को पहली रात के लिए तैयार करते हैं कि शादी के बाद मेरी पहली रात है और आज मैंने अपने आप को साबित कर देना है कि आज मैं मर्द साबित हो गया तो सारी उम्र मेरा हाथ बीवी के ऊपर रहेगा। ये एक अजीब-सा घटिया-सा फिनोमेना है। इस्लाम का फैक्टर तो है ही है, इस्लाम की फ्रस्ट्रेशन का फैक्टर तो है ही है कि अब एक बंदा जिसको 20 साल सेक्स नहीं मिला, अब उसको जिस दिन मिलेगा तो वो तो कोशिश करेगा कि भाई एक सेकंड के इंतजार ना हो और जल्द से जल्द मैं जो काम करना है कर जाऊं। दूसरा, उसके अंदर प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर सेक्सुअल एजुकेशन जरा भी नहीं है। जिनसी ताल्लुकात को कैसे लेके चलना है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात को कैसे लेके चलना है, इस बारे में लड़की की तो सिरे से कोई एजुकेशन का सोचना भी ममनू है। मतलब ऐसी लड़कियां हैं जो वर्जिन होती हैं। अब तो खैर चीजें चेंज हो रही हैं, आज से अगर आप 5 7 10 साल पीछे चले जाएं, ऐसी लड़कियां हैं, हमारे अपने खानदानों की बात है, जिनको कुछ पता नहीं होता और उनको सिर्फ जब वो एन रुखसती का वक्त होता है, उस हंगामे के दौरान में उनकी माँ या कोई करीबी रिश्तेदार खातून उसके कान में कह देती है कि भी तुम्हारा शौहर आज तुमसे जो भी कहे उसको करने देना। तो वो बेचारी पहले डरी हुई है, ऊपर से उसको ये ऑर्डर सादर हो जाता है कि जो भी वो कुछ करे वो करने देना उसको। अब वो बेचारी और रही सही उसकी कसर निकल जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऊपर से मर्द साहब जो हैं वो इस सेंस में होते हैं कि भाई आज तो मैंने चीर फाड़ के रख देना है, आज तो मैंने छोड़ना कुछ नहीं है। तो उसके यही है ना, मतलब उसके जहन पे सही। तो एक ही चीज सवार है
उसको सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि दिस इज व्हाट मैरिज इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। और ये मोहम्मद साहब की सुन्नत से साबित है। वो इतना अकल से पैदल इंसान था कि उसके सहाबा को उससे ज्यादा अकल थी, जो बाहर तलवार लेके खड़े हो गए पहरा देने के लिए। उसने तो इतना सब्र नहीं किया कि भाई अभी तो मैंने इसके माँ बाप और बहन भाई और शौहर सबको मारा है, मैंने कत्ल करवाया है, और उसको वहीं मैदान जंग के दरमियान में खैमा लगा के उसके साथ जनाब रेप करना शुरू हो गए हुजूर साहब। और फिर अपने आप को कहते हैं। सफिया बिनते हुई की जी जी बात हो जी, ये रही जो चीजें हैं ये सारी इस्लाम के साथ भी कनेक्ट होती हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है, मोहम्मद साहब ने तो वक्ती तौर पे, चूंकि इस्लाम उस वक्त कोई और लाइफ नहीं आया था और यूनिवर्स नहीं आया था, वो तो बड़ा एक लोकलाइज सा फिनोमिना था, एक छोटा सा। उसने ऐसे ही चलो चलते चलते, चलो जी मेरे लिए ये लौंडी आ जाए, आयत आ गई, मेरे मेरे इसके साथ दिल आ रहा है, चलो इसके लिए आयत आ गई, तो इस तरह थी। लेकिन अब वो इतना फैल गया है ये गंद कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा अच्छा, इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि इसमें जो लोगों के आपस में रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। क्योंकि आपकी शादी हो रही है 20 साल में या 25 साल में, आपको जब लड़की मिल रही है, 30 साल की उम्र में बाद लोगों की शादियाँ होती हैं, जब वो स्टेबल हो जाते हैं। तो उस उम्र में जब आपकी शादी हो रही होती है, तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप आपके उस तरह मैच्योर नहीं होते, क्योंकि आपने रोमांटिक रिलेशनशिप गुज़ारे नहीं होते। और आपको लगता है कि जी जो बंदा मुझे मिला है, इससे मेरा रोमांस होगा या इससे मुझे रोमांस होना चाहिए। जबकि बहुत सारा टाइम ऐसे होता है कि आप लोगों के ख़्यालात मिलते नहीं हैं, तो आप अल्टीमेटली एक ऐसी ज़िंदगी में बंध जाते हैं कि जिसमें आप लोग सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, आपके दरमियान कोई प्यार नहीं है। जबकि वेस्टर्न लाइफ़ में ऐसा होता है कि वक़्त के साथ-साथ आपका एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप डेवलप होता है। आपको एक बंदा सूट करता है थोड़े अरसे तक, फिर आपको लगता है कि हमारे ख़्यालात नहीं मिलते, आप छोड़ देते हैं। फिर दूसरा आप देखते हैं कि जो बंदा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा करीब है, जिसके साथ मेरे ख़्यालात ज़्यादा मिलते हैं या मेरी नेचर के ज़्यादा क्लोज़ है, तो उसके साथ फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसके साथ मैं रेस्ट ऑफ़ द लाइफ़ रहूँगा या रहूँगी। इस्लाम की वजह से ये रिलेशनशिप्स की मैच्योरिटी या रोमांस की मैच्योरिटी नहीं आ बिल्कुल, पाती। आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि वो रिलेशन इस सेंस में तो शुरू ही नहीं होता कि दो लोग हैं जिन्होंने आपस में प्यार मोहब्बत से साथ चलना है, एक दूसरे के साथ जिंदगी शेयर करनी है। एक घर होगा जिसमें दोनों हिस्सेदार होंगे और दोनों मिलकर चलेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐस बच्चे होंगे जो दोनों के होंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चा हमेशा मर्द का होता है अनटिल और अनलेस कि उसकी जिम्मेदारियां हों। अगर उसकी जिम्मेदारी होगी, उसको पालना पोसना है, दूध पिलाना है, पोतड़े धोने हैं उसके, तो उस वक्त तक वो औरत के पास है, लेकिन उसके बाद वो मर्द का हो हुँ, जाता है। हुँ। ठीक है, तो मर्द की बिल्कुल घर सही। मर्द का है। औरत को हमेशा ये ताना दिया जाता है कि तेरा ही घर नहीं है, चल अपने हुँ, चल हुँ। अपने मायके जाओ। उसके साथ फिर दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है कि औरत का जहन हमेशा उधर घुसा रहता है। वो अपने मेके के साथ कभी भी गड़बड़ नहीं करना चाहती। वो हर बात में मेके के पॉलिसीज के मुताबिक चल रही होती है। वो अपने हस्बैंड की बात को भी इग्नोर कर सकती है, लेकिन मेके की बात को इग्नोर नहीं करेगी। कभी अगर कन्फ्रंटेशन पे आती है बात कि उसका भाई क्या कुछ और कह रहा है और उसका हस्बैंड कुछ और कह रहा है, तो वो अपने भाई की बात ज्यादा सुनेगी, अपने हस्बैंड की नहीं सुनेगी। उसकी वजह से उसकी उस घर के अंदर कभी भी सेटलमेंट नहीं हो पाती। वो उसका दिल नहीं वहां पे होता। वो ज़हनी तौर पे और हुँ, दिली तौर हुँ। पे अपने पेरेंट्स के घर में ही रहती है हमेशा, चाहे जितना मर्ज़ी अरसा हो जाए उसको अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। बच्चे पैदा कर लेती है क्योंकि उसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिलती है। वो अपने आप को एक मशीन की तरह वहाँ पे चलाए रखती है। उसके पेरेंट्स उसको हमेशा कहते रहे कि जितना सुर्खी पाउडर, मेकअप और जो याशी करनी है वो हस्बैंड के घर में होगी। हस्बैंड के घर जाके पता चलता है कि जी एक सुराख के अलावा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। वहां जाके वो चक्की का पार्ट बन बिल्कुल जाती सही। है। तो वो एक अजीबो-गरीब मकसमे में पूरी की पूरी लाइफ गुजार देती है। मैं अब एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारे वेस्ट में हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न करती है, कि इस्लाम का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं वेस्ट में? वेस्ट में इस्लाम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, स्नीकीली, हल्का-हल्का, आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो वेस्ट में आप क्या देखते हैं कि इस्लाम का क्या फ्यूचर होगा और क्या सूरत-हाल बनेगी यहाँ पर? वेस्ट के अंदर हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। वेस्ट के अंदर लोगों को अंदाजा शायद इस बात का नहीं है। मैं समझता हूँ कि वेस्ट के अंदर बड़े खूनी किस्म के मामलात सामने आएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे इस्लाम की वजह से। जो लिबरल लेफ्ट है वो इस्लाम को पूरी तरह सपोर्ट करता है, इस्लाम को हर बात में उठाए उठाए फिरता है।
लेकिन और वो ये समझ रहा होता है कि इसकी वजह से हम जो है बड़े अच्छे हैं और हमारा माशरा बड़ा अच्छा है, ये सब कुछ है। तो वो तो बात अपनी जगह पे है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस्लाम जितना ज़ोर पकड़ रहा है, जैसा कि यूके में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है। अब यूके के अंदर मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि उनके वहाँ पे अब वो जनाब ड्यूरिंग रमज़ान जो है वो घंटों के घंटे ब्रेक्स लेते हैं लोग, और उनका मैनेजर उनको कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि अगर वो ज़रा सी कोई बात करेगा तो उसको फौरी तौर पे इस्लामोफोबिया और रेसिज्म और पता नहीं क्या क्या का कह के उसको फारिग कर दिया जाएगा। उन बंदों को कुछ नहीं कहा जाएगा जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं इन चीज़ों का। तो मुसलमान इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे, बड़ा अरसा उठाते रहेंगे, लेकिन उसका रिएक्शन में राइट विंग ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। जो लोग जिनको कोई और वे आउट नहीं मिल रहा, लेफ्ट में रहते हुए वो इस ट्रेंड के खिलाफ बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर फौरन वो नाजी करार दे दिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि जनाब तुम तो बहुत बड़े रेसिस्ट हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गलीज हो। तो इस तरीके से ये बात आगे चलती रहेगी, लेकिन ये बहुत जल्दी ही ऐसा होने वाला है कि राइट विंग जो है वो अपने मुसल्ला मिलिशिया बनाएगी और अपने आप को स्ट्रांग करेगी, और इस चीज को काउंटर करेगी। और जब ये काउंटर होगा तो ये बड़ा खूनी काउंटर होगा, तो ये मसाइल बहुत खराब साइड पे जा सकते हैं। एक बंदी, वो माज़ूर थी और वो गई पोस्ट ऑफ़िस में अपनी सोशल लेने के लिए, जो पैसे उनको मिलते हैं, उसमें आपको पता है क्यू सिस्टम होता है और क्यू में लग के वो उस बंदी का ये पता चला था कि वो 2 किलोमीटर से आती थी, वहाँ पर एक ही वो पोस्ट ऑफ़िस था जहाँ से उसको पैसे मिलते थे। तो वो जब वहाँ पे गई, वहाँ पर एक मुस्लिम था, उस वक़्त उसने ब्रेक ली जब वो खातून वहाँ पर आई और उस बंदे ने ब्रेक ली, अपनी नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद कोई मतलब आधा घंटा उसे वहाँ पर खड़ा रखा। अब वो ड्यूटी टाइम चल रहा है। ड्यूटी टाइम के दौरान उस माज़ूर औरत को जो व्हील चेयर पे थी, उसको आधा घंटा खड़ा रखा और उसके बाद उसको पैसे दिए, तो उस माज़ूर औरत ने उसको थोड़ा-सा गुस्सा कर दिया और उसकी वजह से कार्रवाई उस माज़ूर औरत के खिलाफ की गई और उसका मेरा ख़्याल है उन्होंने पोस्ट ऑफिस फिर चेंज कर दिया कि कहीं और से ले, जो कि और दूर का बनता है उसे, और दूर का वाया पड़ता है वो। तो ये चीज़ें तो हैं हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं। यही जो चीज़ है, यही तो चीज़ है जिसको मैं कह रहा था कि ये बदमाशी है इनकी यहाँ पे। ये सिर्फ राइट्स की बात नहीं है, ये बदमाशी कर रहे हैं। ये थगिश कल्चर है इनका। ये ठग्स हैं, ये बदमाश हैं और अपने आप को इसी तरह धौंस-धांधली से यहाँ पे जमा रहे हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी ये चीज़ें जो हैं ये दूसरा रुख लेने वाली हैं। आपको पता है राइट विंग के जत्थे जो हैं यहाँ पे बाकायदा फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। यूरोप के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, आपको डेफिनेटली इस चीज़ का पता होगा। तो ये मामलात जो हैं ये बड़ा एक भयानक और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। और अगर ख़तरनाक रुख ना भी इख्तियार करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि जो एक वेस्ट का कल्चर है, जो एक बड़ा पुरसकून मुआशरा है यहाँ का, बड़ा अच्छा माहौल है जो यहाँ का रहने का, इसको तब्दील करके हुकूमतें इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए इन मुल्कों को पुलिस स्टेट बनाएँगे अमेरिका की तरह, जहाँ पे पुलिस जो है वो फ़ौजियों की तरह मुसल्लह और वो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड वाला रिलेशन होगा। पुलिस कम्युनिटी के साथ जो एक्ट करती है वो नहीं होगा। मैंने खुद देखा है कि यहाँ पर जब जुम्मे का टाइम होता है, तो लोग जो हैं वो गाड़ियाँ दूसरे लोगों के घरों के गेट्स के बाहर पार्क कर देते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है वो सड़क पे नमाज़ हो रही होती है, तो अगर कोई उस चीज़ को रोकने की कोशिश करे या उस पे ऑब्जेक्शन करे, तो उनको फिर ये मुस्लिम अब्यूज़ करते हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे दरवाज़े के आगे गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, तो थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दी है तो क्या हो गया? यानी कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम काज़ करके ये समझते हैं कि ये मतलब बड़ा नेकी का काम कर रहे बिल्कुल। हैं। लेकिन असल में ये वाक़ई ऐसा कल्चर है कि थगिश कल्चर बिल्कुल, है। इसमें कोई शक नहीं है। मतलब यूके में पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान में आप ये देखें कि इस्लाम का वैसे तो बड़ा नाम किया जाता है, लेकिन मस्जिद के साथ वाले जो घर हैं, उनकी कीमत कम हो जाती है। क्योंकि मस्जिदों के अंदर उन्होंने 8-8 लाउड स्पीकर लगाए होते हैं और इंतहाई पावर पे अज़ान दी जाती है। मुझे याद है मेरा जो रूम था, उसका दरवाज़ा खुलता था और सामने मस्जिद का स्पीकर होता था, और वहाँ 5 वक़्त रूम में बैठना मुहाल हो जाता था। दरवाज़ा बंद करना पड़ हुँ, जाता था। हुँ। इतनी शदीद आवाज़ होती थी, और मस्जिदों के इर्द-गिर्द के जो घर हैं, उनकी कीमतें कम होती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो सारा दिन-रात वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है। सिमिलरली यहाँ यूके के अंदर भी यही सिचुएशन आ रही है अब, कि जो मस्जिद के इर्द-गिर्द के घर हैं, उनको लोग नापसंद करते हैं और वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ इस तरह की बदमाशियाँ ये करते रहते हैं। आप इसके खिलाफ बोलें तो आप इस्लामोफ़ोब हो जाते हैं, बिल या तो शोर बर्दाश्त करें
یا پھر اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ اسلاموفوب ہو جائیں گے. تو مطلب اس طرح کی بدماشی چل رہی ہے جس کو مولوی صاحب ہماری نشست کافی لمبی ہوگی. میرا خیال ہے ہمیں اس کو سیشن کی شکل بنانی چاہیے, ویکلی یا ٹو ویکلی, اور ہمیں میرا خیال ہے لائیو بیٹھنا چاہیے تاکہ ہم ویورز کے اور لسنرز کے جو ہیں ہم کویسچنز بھی لے سکیں بیچ میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم اس کو لائیو لیں گے یا نہیں لائیو لیں گے وہ تو فیصلہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ہم اس سیشن کو یہاں کلوز کر دیتے ہیں اور فردر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کسی وقت. ہاں, اس میں فیڈ بیک بھی لے لیتے ہیں لوگوں سے, اور پھر اس کو فردر کنٹینیو کس طرح سے کس صورت میں کریں, وہ لوگ جس طرح سے رائے دیتے ہیں اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کا ایک سیشن بنا جی لیں گے. کیا خیال ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے چینل کا لنک ڈال لیں, اگر ابھی فی الحال اس پہ ویڈیو کوئی نہیں ہے لیکن چینل موجود ہے. اور ہاں جی, لنک میں ڈال دوں گا. اس میں آپ ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں ہے اس چینل پہ, لیکن ظاہری بات ہے جیسے جیسے ڈسکو مولوی صاحب کام شروع کریں گے تو ویسے ویسے پھر اس پہ ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی, اور اگر آپ سپورٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر یہ کام بھی کریں گے. میرا خیال ہے آج کا سیشن ختم کرتے ہیں, اور میں اپنے جو سبسکرائبرز ہیں, جو میری فیملی ہے یوٹیوب کی, ان سے میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہمیں سیشن کرنا چاہیے اور ویکلی کرنا چاہیے, ٹو ویکلی کرنا چاہیے, اور لائیو کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اور آپ کو کیا زیادہ اچھا لگے گا. اپنے کمنٹس میں مجھے فیڈ بیک دیں. میرا خیال ہے آج کے سیشن ہم ختم کرتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈسکو مولوی صاحب کا کہ وہ انہوں نے اتنا ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اتنا جو اپنا پرسنل نالج ہے وہ شیئر کیا, اور اگر ہمارا یہ سیشن کا پروگرام بنتا ہے تو ہم یہ آف اینڈ آن کرتے رہیں گے. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے اپنے چینل پر بلایا, وقت دیا, اور یہ ویڈیو ہم میرے چینل پہ بھی اپلوڈ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ دوستوں کو, آپ کے سامعین کو, آپ کی یوٹیوب فیملی کو یہ چیز پسند آئی ہوگی, ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے چینل پر ویڈیوز جلد از جلد لگانا شروع کر. وقت کا مسئلہ ہے میرے لیے, باقی ایسی بات نہیں ہے. تو ہوپ فلی میں اس پہ کام جلد ہی شروع کروں گا, اور انشاءاللہ ہم اسلام کا پورا ساتھ دیں گے. چلے ٹھیک ہے ویورز, تھینک یو ویری مچ. پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور انٹل نیکسٹ ٹائم پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام. تھینک یو ویری تھینک مچ. یو.